हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। कितना अच्छा जोड़ी है। 10वीं क्लास के लिए 10वीं चैप्टर, जिसका नाम है सर्कल ब्रीथ। क्या नाम है? तो ब्रीथ। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे ब्रीथ के बारे में कि सर्कल क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि ब्रीथ क्या है। तो देखिएगा, ब्रीथ में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे ब्रीथ के बारे में। इसके बारे में तो ब्रीथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, इसके बाद हो गया दूसरा, इसका केंद्र के बारे में जानेंगे, सेंटर। ठीक है, इसके बाद हो गया परिधि। ब्रीथ के परिधि के बारे में जानेंगे, सरकमफेरेंस। इसके बाद है त्रिज्या। रेडियस। इसके बाद है जीवा, कॉर्ड। ठीक है, इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे ब्रीथ में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सर्कल क्या है, ब्रीथ किसे कहते हैं। ब्रीथ क्या है कि एक गोलाकार आकृति है। क्या है? गोलाकार आकृति, जो किसी प्लेन पर, मान लीजिए प्लेन है, किसी प्लेन पर एक निश्चित बिंदु से, एक सर्टेन पॉइंट से बराबर दूरी पर, एक समान दूरी पर, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से, सर्टेन पॉइंट से अगर इसके चारों तरफ अगर सेम दूरी, इतना ही डिस्टेंस पर अगर यहाँ पॉइंट दे, यहाँ पॉइंट दे, यहाँ पॉइंट दे, इस तरह से पॉइंट, अगर बिंदुओं का जो समूह होगा, वो बिंदुओं का समूह मिल करके एक गोलाकार आकृति का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक गोलाकार आकृति का निर्माण करेगा इस टाइप से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का वह समूह जो एक गोलाकार आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, फिर से इसको देखिएगा, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का वह समूह जो एक गोलाकार आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, सर्कल का जो ये निश्चित बिंदु है, जो सर्टेन पॉइंट है, इस निश्चित बिंदु को हम ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो ब्रीथ का केंद्र, सेंटर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि ब्रीथ का केंद्र तो हो गया, ये डिफिनेशन, सर्कल का डिफिनेशन समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया कि ब्रीथ के जो निश्चित बिंदु है, ठीक है, ब्रीथ के निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। द सर्टेन पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या है? परिधि। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफेरेंस। तो इसके बाद देखिएगा, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? कोई भी सर्कल है, तो अब सर्कल है तो सर्कल के ये जो यहाँ से अगर हम मान लीजिए चलते हैं, डिस्टेंस चलते हैं, दूरी, यहाँ से चलते चलते यदि हम पूरी एक चक्कर यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये जो मेरा तय की गई दूरी है वो परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि। तो इसका मतलब है कि ब्रीथ के चारों तरफ की दूरी को, या ब्रीथ के चारों तरफ की लंबाई को क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ के चारों तरफ की लंबाई को या ब्रीथ के चारों तरफ की दूरी को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है, तो इसमें परिधि कौन हो गया? ये परिधि होगा, परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या है? तो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। एक चीज़ इसमें छूट रहा है, व्यास। व्यास के बारे में भी जानेंगे, डायामीटर। ठीक है,
अब त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है? निश्चित बिंदु से परिधि के बीच का दूरी, निश्चित बिंदु से वृत्त के परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सर्टेन पॉइंट एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो सर्टेन पॉइंट का मतलब हुआ केंद्र और परिधि के मिलाने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है, बोल सकते हैं। तो ये जो आपका हुआ, ये क्या हुआ? त्रिज्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? जीवा। अच्छे से समझिएगा, जीवा। अब देखिएगा, जीवा को इंग्लिश क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जीवा किसको बोलेंगे? जीवा उसको बोलते हैं कि वृत्त का जो परिधि है कई बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह से ही एक वृत्त का निर्माण हुआ है। तब इसमें से अगर किसी दो बिंदु को अगर मिला देते हैं, इस परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जीवा। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जीवा। ठीक है, तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसमें से एक को ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? जीवा, कॉर्ड। ओके, इसके बाद देखिएगा क्या है? व्यास। क्या है? तो व्यास। अब समझिएगा थोड़ा सा कि जीवा है, तो अगर जीवा को यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं तो जीवा कहलाएगा, लेकिन यही अगर जीवा अगर केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास बन जाएगा। ठीक है, यदि ये जीवा इस केंद्र से इस बिंदु से होकर जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाता है। या वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होकर जाने वाले दूसरे बिंदु तक बने दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है, अब इस बिंदु को अगर हम मिलाएंगे जो केंद्र से होकर जाएगा तो ये बन जाएगा व्यास। ठीक है, कोई डाउट है? व्यास, वृत्त, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, जीवा और व्यास में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या है, इसमें कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस वृत्त में या किसी भी वृत्त में केंद्र की संख्या कितना होता है? ठीक है, केंद्र की संख्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक। केंद्र कितने होते हैं? तो किसी वृत्त में कितने केंद्र होता है? तो एक केंद्र होता है। ठीक, तो केंद्र की संख्या कितना होता है? तो एक होता है। तो यहाँ लिख देते हैं एक, सॉरी, कितने होते हैं? तो एक होते हैं। अब यदि कोई पूछता है कि त्रिज्या कितना होगा, यदि कोई पूछता है कि किसी वृत्त में रेडियस कितना होगा, ठीक है, कितना हम त्रिज्या खींच सकते हैं किसी भी वृत्त में, तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या कितना होगा? अब बताइए कितना होगा? तो अनंत होगा। क्यों? क्योंकि परिधि और केंद्र के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तब इसके बीच दूरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब है कि जितना इस परिधि पर बिंदु रहेगा उतना हम इस पर त्रिज्या खींच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदुओं का संख्या जो होता है अनंत होता है। बिंदु की संख्या जब अनंत है तो अनंत बिंदुओं से केंद्र तक खींचा गया जो रेखा होगा वो भी क्या होगा? अनंत होगा। तो इसका मतलब एक वृत्त में त्रिज्या क्या होगा? अनंत होगा। बहुत सारा त्रिज्या हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब केंद्र कितना होगा? केंद्र कितना होता है? एक होता है। त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत खींच सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जीवा। एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं, या कितने जीवा संभव है? ठीक है, कितने जीवा पॉसिबल है बताइए।
तो किसी भी वृत्त में जीवा किसको बोलते हैं? दो बिंदुओं के मिलाने वाला रेखा। तो दो बिंदु यहाँ मिला देंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जीवा की संख्या होगा वो भी क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है जीवा के बाद व्यास। अब व्यास कितना होगा? तो अब यहाँ पर कोई वृत्त है, इस केंद्र से होकर जो जीवा जाती है उसी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये इस केंद्र से होकर कितना रेखा हम खींच सकते हैं? खींचते रहिए दिन भर बैठ के, टाइम यदि है आपके पास तो, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि केंद्र से होकर जाने वाला अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो व्यास क्या होगा? किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होगा। कितना संभव है? तो अनंत। तो यहाँ पर ही देंगे व्यास कितना होगा? तो अनंत होगा। समझ में आया? चलिए अब अगला प्रश्न है कि जीवा को हम व्यास कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जीवा को व्यास हम कह सकते हैं? कॉर्ड को डायमीटर कह सकते हैं कि नहीं? बताइए। जी नहीं, जीवा को व्यास नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो जीवा, प्रत्येक जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर जाएगा उसको हम व्यास कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था कि जीवा को हम व्यास कह सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है। अब कोई बोलता है कि क्यों नहीं कहेंगे? अब बोलेंगे कि चलिए ये जीवा है तो क्या ये व्यास है? जीवा तो है बाबू, लेकिन ये व्यास है? तो नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर जीवा को व्यास कह सकते हैं तो जीवा तभी संभव है जब केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या व्यास को हम जीवा कह सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से। क्या व्यास को हम जीवा कह सकते हैं? डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं। तो जी हाँ, व्यास को हम क्या बोल सकते हैं? जीवा बोल सकते हैं। ठीक है। चाहे जितना भी आप व्यास खींच दीजिए वृत्त में, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में जितना भी आप डायमीटर खींच दीजिए ये सब के सब क्या है? जीवा है। सब के सब क्या है? जीवा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त में सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। कैसे? सो देखिएगा। तो यहाँ जैसे ये वृत्त है, अब यहाँ पर केंद्र है, यदि यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या है? ये क्या है? ये जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा है। जीवा है। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और यदि यहाँ से जब पास करेगा तो ये जीवा की सबसे मैक्सिमम लंबाई होगा। ठीक है। सबसे अधिकतम लंबाई जीवा का होगा, और सबसे अधिकतम जो लंबाई जीवा का है इसी को तो हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। राइट। अब देखिए जैसे जैसे फिर इधर बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई कम होते जाएगा, और कम होते होते क्या हो जाएगा? लास्ट पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात समझ में आया कि केंद्र से जो जाती है जीवा वो व्यास कहलाती है, और वो जीवा होती है सबसे लंबी। ठीक है। और सबसे लंबी जीवा को ही हम क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आपको वृत्त, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, जीवा, व्यास, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। कि वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, इसमें बच्चों क्या होता है? उलझ जाते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, परिधि किसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अब ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं इसका डिफिनेशन को। ठीक है। तो वृत्त किसी प्लेन में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह जो एक गोलाकार आकृति का निर्माण करता है उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब क्या है दूसरा? केंद्र, जो निश्चित बिंदु होता है इस गोलाकार आकृति के मध्य
निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है परिधि। तो वृत्त के चारों तरफ तय की गई दूरी या वृत्त के चारों ओर की दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अगला है त्रिज्या। तो त्रिज्या इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये केंद्र बोल दिए और यहाँ पर इसको परिधि बोल दिए कि क्या है? परिधि है। तो केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहेंगे। ये क्या है? त्रिज्या। ठीक है, और क्या है? तो जीवा है। तो वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। व्यास किसे कहते हैं? तो वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है, या वृत्त के सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। राइट, चलिए समझ आ गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद सारे जो भी टॉपिक है ये सारे को डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं वृत्त क्या है। वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। देखिएगा यहाँ कोई बिंदु है, सर्टेन बिंदु, निश्चित बिंदु, इससे समान दूरी पर प्रत्येक बिंदु के बीच का दूरी क्या है? बराबर है। और इस तरह के जो ये बिंदु पथ बना, इस बिंदु पथ को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, अगला है केंद्र। वृत्त के निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का जो निश्चित बिंदु है उसे क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। इसके बाद है परिधि। वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों तरफ जो लंबाई है ये पूरा, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसे परिधि या परिमाप भी कहा जाता है। ठीक है, परिमाप भी इसको कहते हैं। अगला है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि तथा केंद्र के बीच की दूरी को, वृत्त के परिधि और ये जो केंद्र है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगला है जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे ये बिंदु मिला दिए तो इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अगला है व्यास। तो वृत्त के वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, जो केंद्र से होकर जाएगा जीवा उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद नोट्स में देखिएगा बच्चों क्या लिखे हैं। पहला नोट्स में है किसी वृत्त में केवल और केवल एक केंद्र होती है। किसी भी वृत्त में कितने केंद्र होती है? तो एक होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं संभव है। किसी भी वृत्त में कितने त्रिज्याएं पॉसिबल है खींचने के लिए? तो अनंत, इनफाइनाइट खींच सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट, किसी वृत्त में अनंत जीवाएं संभव है। किसी वृत्त में जीवाएं कितने खींच सकते हैं? तो अनंत। इसके बाद है किसी वृत्त में अनंत व्यास संभव है। किसी वृत्त में कितने व्यास खींच सकते हैं? तो अनंत। ठीक है, अगला है किसी वृत्त के सभी जीवाओं को व्यास नहीं कह सकते हैं। वृत्त में सभी जीवाओं को व्यास नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी व्यास को जीवा कह सकते हैं। जितना भी व्यास रहेगा सभी व्यास जीवा कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं कहला सकता है। ठीक है, अब वृत्त में केवल केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त में से केवल केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी उसी को हम व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देखिएगा ये जो है वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र हुआ, ये जीवा हुआ, ये व्यास हुआ, ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। ठीक है, अब इसमें कोई पूछेगा कि त्रिज्या की संख्या कितना है, इसमें त्रिज्या की संख्या कितना है, तो क्या बताइएगा? त्रिज्या की संख्या कितना है? तो केंद्र से परिधि को कितने रेखा जो है मिला रहा है? तो केंद्र से एक रेखा, ये हुआ एक, और एक दो, और एक हुआ तीन। तो वृत्त में कितने, अभी यहाँ पर कितना सामने त्रिज्या दिख रहा है? तो 3 त्रिज्या दिख रहा है। ठीक है, यदि 2 त्रिज्या समान रेखा पर अगर दिखेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो व्यास। अब यही व्यास यहाँ पे त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, 2 त्रिज्या मिल गया
प्रतीक व्यास बन गया। तो इसका मतलब है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर r जो है लिख सकते हैं d/2। त्रिज्या कितना होता है? व्यास का आधा, व्यास का आधा बोल सकते हैं या तो त्रिज्या का दुगना व्यास बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद समझेंगे क्लास 10th के बेसिक चीज़, जो स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, अब बात करते हैं सिलेबस 10th के लिए। तो 10th में पढ़ना क्या है? छेदक रेखा पढ़ना है, स्पर्श रेखा पढ़ना है, फिर इसके बाद अप्रतिच्छेदी बिंदु, इसके बाद स्पर्श बिंदु, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यदि कोई वृत्त है, क्या है? तो ये कोई वृत्त है, इस वृत्त से कितने प्रकार के रेखा खींच सकते हैं? तो सबसे पहला रेखा जो जाएगा ऐसे जा सकता है, दूसरा रेखा ऐसे जा सकता है और तीसरा ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो तीनों जो रेखाएं हम जो ड्रॉ किए हैं, तीनों का अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, एक जो है वृत्त के बाहर साइड है, एक क्या है? वृत्त के बाहर साइड, जो कि वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद है ये जो दूसरा रेखा है, ये वृत्त के स्पर्श, एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, किसी एक बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टच लाइन। ठीक है, इसके बाद अगला है ये जो रेखा है थर्ड लाइन वाला, ये जो थर्ड लाइन का जो रेखा है, ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, एस्केंट। ठीक है, तो इसमें क्या सीखा कि जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, और वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तीसरा है कि वृत्त के किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, ये कोई क्या है? वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त से कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? बताइए, इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा कितना होगा? अनंत होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करता है, तो इस पे कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, और यदि पूछता है कि एक वृत्त से कितने छेदक रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त से भी अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं। कैसे बच्चों? तो ये जो है वृत्त है, इससे अगर ऐसे रेखा खींचेंगे तो ये सब के सब रेखा क्या है? छेदक रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से अनंत छेदक रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यदि कोई पूछता है कि एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये जैसे कोई ये वृत्त है, इस वृत्त पर एक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा दूसरा इस पर स्पर्श रेखा नहीं खींचा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि कोई बाह्य बिंदु से, कहाँ से? कोई बाह्य बिंदु से यदि वृत्त को अगर स्पर्श छेदक रेखा खींचा जाए तो कितने छेदक रेखा खींच सकते हैं?
तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ एक छेदक रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, कितना? एक छेदक रेखा खींचा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा कि यदि बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऊपर से ऐसे। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? ये जो रेखा है इस बिंदु को यहाँ स्पर्श कर रहा है और इस रेखा यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। तो ये जो है लंबाई, यहाँ से ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगा? बराबर लंबाई क्या होगा? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब इसका एक थ्योरम है, ये प्रूफ करवाएंगे। एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वृत्त में जितने भी थ्योरम है वो एक थ्योरम एक बार लाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा, अब ये जो वृत्त है, ये वृत्त के स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु जो होता है वृत्त, ये स्पर्श बिंदु जो है ये वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, कोई पूछता है कि स्पर्श बिंदु किसका उभयनिष्ठ है? तो वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कोई भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर वृत्त से जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। चाहे आप जितना भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ये जो वृत्त से मिलाएंगे इसको, ये क्या होगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा, लंबवत होती है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंबवत होती है या तो त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, चलिए अब ये बेसिक समझ में आ गया क्या क्या है, फिर से समझिएगा। वृत्त में 3 तरह का रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर। एक होता है अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरा है स्पर्श रेखा जो कि वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु से होकर जाता है, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। अगला है छेदक रेखा, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। या तो वृत्त के 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। अगला है कि अब स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब स्पर्श रेखा एक वृत्त में अनंत हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा भी एक वृत्त में अनंत हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि बाह्य बिंदु से, कहाँ से? तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो कि दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होता है। ठीक है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, या तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलेंगे कि स्पर्श बिंदु जो होता है वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, आइए अभी जितना भी कॉन्सेप्ट सीखें ये सारे को नोट्स लिखते हैं। ओके, आइए बच्चों देखते हैं क्या इसमें लिखे हैं नोट्स में। तो देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट से अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्ट लाइन। वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में, ये जो रेखा है वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रेखा क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा, टच लाइन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा।
या वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला है छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा, स्कैंट। वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, वह रेखा जो वृत्त के, यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, वह क्या कहलाता है? छेदक रेखा। छेदक रेखा या इसको छेदिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदिका। कंफ्यूज नहीं होना है, छेदक रेखा या छेदिका दोनों सेम है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे ये स्पर्श रेखा वृत्त के इस बिंदु पर मिल रहा है, तो ये जो बिंदु है इस रेखा का स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अनंत स्पर्श रेखा खींचाएगा। ठीक है, चलिए अगला है एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अनंत छेदक रेखा बोलने का मतलब है कि अगर ये वृत्त है तो इस पर ये रेखा छेदक रेखा हुआ, ये भी छेदक रेखा हुआ, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी क्या हुआ? छेदक रेखा। इस तरह से हम अनंत छेदक रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, वृत्त तथा स्पर्श रेखा को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु होती है। उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है कौन होता है? तो स्पर्श बिंदु होता है। स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ कहलाता है। किसका किसका? ये जो है स्पर्श बिंदु है, तो ये स्पर्श बिंदु ये वृत्त और ये स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये जो बिंदु है दोनों के लिए शामिल है, इस वृत्त के लिए भी और इस रेखा के लिए भी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है कि स्पर्श बिंदु, या तो पूछता है कि वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? तो स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए अगला है चौथा पॉइंट, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने रेखा खींच सकते हैं? तो दो रेखा। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो बराबर होती है। और यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा लिखे हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये सारा पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। ओके, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा समझेंगे कुछ पॉइंट जो एक्सरसाइज 10.1 में काम देगा। ठीक है, प्रश्न को सोल्व करने के लिए। जैसे ये क्या है? वृत्त है, यहाँ पर क्या है? केंद्र है। केंद्र से यहाँ पर जो ये खींचेंगे ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। ठीक है, अब इस त्रिज्या का यहाँ बिंदु है स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ से इस केंद्र से ये जो बिंदु है बाह्य बिंदु, इसको मिलाएंगे, और यहाँ पर क्या नाम है? ये P है, ये O है, और ये जो होता है त्रिज्या पर लंब, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कैसे लंब होता है और ये दोनों बराबर स्पर्श रेखा क्यों होती है, इसके लिए थ्योरम के लिए अलग वीडियो बनाकर आपको देंगे, जब तक सिर्फ इसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये 90 डिग्री पर है, यहाँ पर ये B है, तो इसमें देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, OBP,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के जो के बराबर होता है। तो इस पर फॉर्मूला क्या मिलेगा कि OP का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ई क्या हो गया आधार, आई क्या हो गया लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है OP का स्क्वायर इक्वल टू OB और BP, OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। यदि इसमें त्रिज्या पूछेगा निकालने के लिए तो OB निकालेंगे। तो OB कैसे निकलेगा, यदि यहाँ से ये पूछेगा कि बाह्य बिंदु का केंद्र से कितना दूरी है तो OP है, तो OP के लिए रूट अंडर इसको डाल देंगे, OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। समझिएगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस आप माइंड में रखिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो बाकी दो छोटा का वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है, और रूट अंडर करेंगे। इसके बाद अगर छोटा ये दोनों में से कोई भी छोटा निकालना रहेगा, जैसे BP निकालना है, ये BP, तो क्या करेंगे सबसे बड़ी भुजा OP का स्क्वायर और छोटा भुजा जो बच गया है BP, कर सकते हैं, तो बच्चा वाला खेल है ये। और इसके बाद अगर BP निकालना रहेगा BP, तो रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, मतलब ये सबसे बड़ा वाला। अब BP निकालना है तो यहाँ पर OB ले लेंगे, OB का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस तीनों भुजा में कोई दो भुजा मालूम रहेगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो आसानी से निकल जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10 की 10.1 चलते हैं, सॉल्व करते हैं सारे प्रश्न को 1 बाय 1। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। क्यों, क्योंकि एक वृत्त है तो इस पर अगर अनंत बिंदु है तो प्रत्येक बिंदु से खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, तो अनंत। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, अनंत। इसके बाद है दूसरे का आंसर। दूसरा में देखिएगा, अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह भरना है जिसमें 4 खाली स्थान है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला का, दूसरा का पहला हो जाएगा 1, क्या भराएगा 1 भराएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा बोल रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। अगला है दूसरा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा या छेदिका। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा या छेदिका। ठीक है, इसके अगला है तीसरा, एक वृत्त की इतना समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की
दो समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये पॉइंट यदि नोट नहीं किए होंगे तो नोट्स कर लीजिएगा कि एक वृत्त की, यहाँ पर लिख देंगे तीसरा, एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखा हो सकती है, समानांतर स्पर्श रेखा, तो दो। क्यों? क्योंकि ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पर यदि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा जब खींचा गया है तो इसके सामने यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये समानांतर होगा। इसके अलावा कोई भी बिंदु नहीं है जहाँ पर स्पर्श रेखा जो है समानांतर हो सकता है, ठीक है। तो ये दो रेखाएं जो है स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर देंगे कितना, 2। इसके बाद चौथा पॉइंट दिखेगा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बताए थे, स्पर्श बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसमें त्रिज्या कितना है इसका, तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक त्रिज्या ले लिए, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है। लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है जो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। जो PQ जो है वो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। यहाँ पर क्या है, Q है, और यहाँ पर क्या है, केंद्र O है, ठीक है। तो यहाँ से एक रेखा ऐसे मिल रहा है। आगे बोल रहा है कि OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, OQ की लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई कितना होगा, ये PQ पूछ रहा है कि PQ कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इसके पहले क्या बताएं कि ये जो त्रिभुज है ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। और जब लंब हो गया तो ये क्या हो गया, एक पाइथागोरस थ्योरम बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पर तो क्या होगा, जैसे लंब हो गया तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये निकालना है, ठीक है। ये जो है छोटी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होता है। तो ये सबसे बड़ी है, तो ये छोटी निकालना है। तो छोटी वाला निकालने के लिए तो बड़े का स्क्वायर, बड़ा कौन सा है, OQ, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से OQ का वैल्यू कितना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस, अब PQ कितना, OP कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर। इसके बाद 12 का स्क्वायर कितना, 144, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ हो जाएगा 13 में से 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा 1, 119 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समानांतर, एक दी गई रेखा के समानांतर, देखिए क्या है, ठीक है। अब इस वृत्त में एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक दी गई रेखा है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर ही दी गई क्या है, एक रेखा है। इसके अंदर नहीं, इसके बाहर मान लेते हैं। दी गई रेखा क्या है, वृत्त के बाहर है।
यदि इस पर बोल रहा है कि दो समानांतर स्पर्श रेखा खींचिए, सॉरी, दो समानांतर रेखाएं खींचिए जिसमें एक स्पर्श हो और एक छेदक हो। तो यहाँ पर यदि इसके समानांतर खींचेंगे तो यहाँ पर इसके समानांतर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सीधा ले लेते हैं। और एक छेदक रेखा बोल रहा है, एक छेदक रेखा ऐसे खींच देंगे। छेदक रेखा दो बिंदु पर कट करता है तो दो बिंदु पर ही खींच दिए, ठीक है। समानांतर दिखना चाहिए, ऐसा बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया छेदक रेखा, ये हो गया दी गई रेखा, ठीक है। तो ये आपको चारों प्रश्न का सोल्व हो गया। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 10.1 समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। इस वीडियो में जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।